तो आज हमें पढ़ना है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि ऐसी प्रिंसिपल्स या ऐसे डायरेक्शंस जो कि स्टेट को दिए जाते हैं जब उन्हें कोई पॉलिसी बनानी हो, यानी कि ऐसी निर्देशक सिद्धांत जो कि नीति बनाने में राज्य को मदद करें, उन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। इनके बारे में आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में दिया हुआ है और ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। ठीक है, चौथे पार्ट में आती हैं। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स आती हैं और पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में मेंशन है। ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने आयरलैंड से लिया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, हमने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। स्पेन नाम की जो कंट्री है यूरोप में, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है इसका कॉन्सेप्ट, और स्पेन ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया ने स्पेन से ये कॉन्सेप्ट लिया और स्पेन ने ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया था। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने किससे लिया है, तो उसका आंसर स्पेन ही लगाना है, ये नहीं कि आयरलैंड आंसर लगा दिया। लेकिन अगर कहीं कोई एक उल्टा क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि स्पेन ने किससे लिया था ये कॉन्सेप्ट डीपीएसपी का, तो उसका आंसर आयरलैंड होगा। ओरिजिनली स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, इसको उन्होंने कहीं ना कहीं और से लिया था और वो आयरलैंड से लिया था। ठीक है, तो ये दो बातें हमें डीपीएसपी के बारे में पता चल गई। अब डीपीएसपी के दो आर्टिकल्स हैं, शुरुआत के जो दो आर्टिकल्स हैं, एक 36 है और एक 37 है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 है। ये पीडीएफ में आगे इंक्लूडेड नहीं है, इसको इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ साइड में लिख लिया है। मैं जब एडिट करूँगी तो फिर ये आपको पीडीएफ देने से पहले इसको वहाँ पे ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 36, जो भी अनुच्छेद 36 है, उसमें क्या है। आर्टिकल नंबर 36 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। जो स्टेट है यहाँ पे, स्टेट यानी राज्य, इसका क्या मतलब है। तो आर्टिकल नंबर 36 यही कहता है कि डीपीएसपी में जो भी वर्ड स्टेट यूज़ किया गया है वो सेम है जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स में यूज़ किया था। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनमें हमने पहले पढ़ा था कि स्टेट यानी राज्य की क्या परिभाषा होती है। वो उसकी क्या परिभाषा थी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि सरकार के लिए काम करता हो, वो सारे स्टेट में आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 सबसे पहले यही बताता है कि जो स्टेट है, ये स्टेट की डेफिनेशन वही है जो कि फंडामेंटल राइट्स में थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि आर्टिकल की एप्लीकेशन, उसको कैसे लागू करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करना है, उसके बारे में बताता है। यानी कि क्या बेसिकली बताता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये आर्टिकल नंबर 37 में कहता है। और जो दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉ, यानी कि राज्य को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना होगा जब भी वो किसी तरह का कानून बना रहे होंगे, कोई पॉलिसी सेट कर रहे होंगे, तो उन्हें ये जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको अपने दिमाग में रख करके कोई भी कानून जब बनाना है
तब उन्हें ये सिद्धांतों को दिमाग में रखना है। ऐसे डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कोई भी लॉ बनाते टाइम। ये आर्टिकल नंबर 37 खुद मेंशन करता है। इसके अलावा ये भी कहता है कि डायरेक्टली नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, यानी अगर कोई भी डीपीएसपी जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं उनका उल्लंघन हो जाता है तो आपके पास में कोर्ट के पास डायरेक्टली सीधा कोर्ट के पास जाने का अधिकार नहीं है। ये भी आर्टिकल नंबर 37 कहता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट में अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी कि वो जस्टिसिएबल है नेचर में, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 36 और 37 के थ्रू हमने डीपीएसपी और उसका एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लिया है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, एज इट इज़ वो वर्ड्स पूछे जाते हैं और उनका जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए ही मुझे लगता है कि इस वर्ड को एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक आया था जिसको हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, 1935 में ये जो एक कानून आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से, उसमें ये शब्द मेंशन थे, क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब था कि उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो इंग्लैंड में थी, वो कुछ ऐसे डायरेक्शंस देती है या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में जो गवर्नर जनरल है उसको ध्यान में रखना है वही लॉ बनाते टाइम। ठीक है, तो ये इसका मेंशन 1935 वाले जो लॉ था ना उसमें भी पहले हो चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए कुछ डायरेक्शंस और प्रिंसिपल्स को गवर्नर जनरल को ध्यान में रखना है जब वो कोई लॉ बनाए। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से भी रिजेंबल करता है। ठीक है, डीपीएसपी से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेंबल करता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, उसका मतलब जान लिया। और इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि एक्चुअली में हम इसका यूज़ कहाँ पे हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ था। इसका क्या मतलब है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसको दिया जाता था? गवर्नर जनरल को दिया जाता था। ठीक है, और इसका डीपीएसपी से क्या रिलेशन है? ये काफ़ी कुछ डीपीएसपी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने जान लिया। फिर ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, ये हमने पढ़ लिया था। और ये एक पॉइंट और है कि ये हेल्प करती हैं कोर्ट को एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, कि जो भी कानून बनाया गया है, मान लीजिए कोई कानून ऐसा बना दिया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से कितना वैलिड है। ऐसा तो नहीं है कि किसी लॉ को उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया कि वो लागू करने लायक ही ना हो, तो वो उसके लिए कोर्ट जो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो डीपीएसपी का यूज़ कर सकती हैं। ये एक इसका फीचर है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि हमने जो पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ी थी और अभी जो हम डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो हमारे कानूनी अधिकार थे, मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें दोनों में क्या फ़र्क क्या है इनमें, तो उसको मैंने यहाँ पे एक छोटे से टेबल के में कर दिया है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल आराम से समझा दूंगी और इसको बिल्कुल पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है कि कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए।
ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, किसके बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, इसके बेसिस पे नहीं कर सकता है, ठीक है। और फ्रीडम नहीं रोकी जा सकती है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन। इसलिए इसको निगेटिव कहते हैं कि ये प्रोहिबिट करता है, कि स्टेट को कुछ चीज़ें करने से प्रोहिबिट करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप उनको राइट टू एजुकेशन का अधिकार उनका नहीं रोक सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको ये काम नहीं करने हैं, ठीक है, आपको अनटचेबिलिटी रोकनी है। तो ये एक तरीके से कुछ चीज़ें जो कि समाज में हो सकती हैं उनको रोकते हैं, इसलिए इनको निगेटिव कहा जाता है कि ये निगेटिव नेचर के होते हैं, रोक लगाते हैं। डीपीएसपी को पॉजिटिव नेचर का कहा जाता है कि ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या मतलब है कि ये रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग, ये राज्य को कुछ चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको ये काम करने हैं। जब हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको ये कहते हैं कि राज्य को ये काम करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव कहते हैं। रटने वाली चीज़ें से समझ लिए तो ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि फंडामेंटल राइट निगेटिव होते हैं और डीपीएसपी पॉजिटिव होती है, उसका रीज़न मैंने बता दिया। इसके बाद में लीगली इन्फोर्सेबल होता है कौन सा फंडामेंटल राइट, वो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट अगर आपका उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, आपको बोलने का जो अधिकार होता है, आपको एक्सप्रेशन का जो अधिकार होता है, अगर आपको उस चीज़ से किसी को रोक लग रही है या फिर आपको कोई स्कूल मना कर दे रहा है कि आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो आप डायरेक्टली कोर्ट पर जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली जा सकते हैं कि भाई हमारा इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है और हमको चाहिए कि आप इसको देखें, ठीक है। लेकिन इनके केस में डायरेक्टली आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, आप इसके लिए ना एक लॉ बनाना पड़ता है। ये देखिए एक पॉइंट आगे है कि इसको एक लॉ बनाना पड़ेगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, इनके लिए कोई लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि इनको लागू करने के लिए किसी भी तरीके की लॉ, लेजिस्लेशन मतलब लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लॉ मतलब किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये एक तरीके से पॉलिटिकल राजनीतिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये डीपीएसपी जो है ये सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक डेमोक्रेसी की बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके, इनको थोड़ा ना थोड़ा आपको याद कर लीजिए, कई बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये एज अ पिक्चर्स आपके दिमाग में आ जाएंगी और ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और बिल्कुल आप ये क्वेश्चंस करने में बहुत ईजिली आप इससे आए हुए क्वेश्चंस आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो वापस चलते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंस था, तो हमने यहाँ पढ़ लिया। आप हिंदी में चाहें तो इंग्लिश में चाहें तो दोनों में आप एक बार ये पीडीएफ फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पे जो मैं ऐड करूँगी कि डीपीएसपी के बारे में मैंने बताया कि 36 से लेकर 51 के बीच में सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें 36 और 37 हमने पढ़ लिया, ठीक है। 38 से लेकर 51 के बीच में जो भी आर्टिकल आता है उनको 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, और वो क्या है, वो यही है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल।